नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 68 करने वाले हैं और इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। तो वीडियो को आपने शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखना है। और आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, जो कि रहने वाली है आपकी पज़ल पर। जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी वो होगी पज़ल पर। उसमें आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ कि पज़ल को आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हो, या फिर कौन सी शॉर्ट ट्रिक आपकी काम आने वाली है पज़ल से रिलेटेड क्वेश्चंस में। तो चलिए पहले आज की वीडियो शुरू कर देते हैं, जिसमें बेसिक क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं, जीके के, मैथ के, रीजनिंग के। तो यहाँ कहा गया है कि निम्न में से किस स्थान पर मंडी राज्य या रियासत की नींव रखी गई थी? पुरानी मंडी, सुकेत, हाटगांव या मंडी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हाटगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चंबा की रानी की याद में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? इसका आंसर आप सभी को आता होगा, ये होगा सूही मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है? तो सबसे पुराना राज्य ये कौन है? ये त्रिगर्त है। दूसरा सबसे प्राचीन कौन है? इसका आप मुझे कमेंट करके आंसर बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एकमात्र अभयारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है, तो वो कौन सा एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है? तो वो है दाचीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? ये है हिमाचल प्रदेश में। अब आप मुझे बताओ ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये है शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करेंगे, जीके में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है ये आप मुझे बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है शांतिवन किस महान हस्ती का समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई या संजय गांधी? तो यहाँ पर आपके देख सकते हो ऑप्शन बी इसका ठीक हो जाएगा, ये होगा संजय गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विजय घाट समाधि स्थल किस महापुरुष का है? तो विजय घाट समाधि स्थल किस महापुरुष का है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उदय भूमि किस महान हस्ती का समाधि स्थल है? तो ये है मोरारजी देसाई का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जननायक स्थल किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो यह है चंद्रशेखर आज़ाद जी की समाधि स्थल। समाधि स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अर्थशास्त्र से क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्र आय का सबसे पहले आंकलन किसने किया था? तो ऑप्शन है आपके पास रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नारोजी, डॉक्टर राजेंद्र पास या फिर अली फजल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दादा भाई नारोजी ने भारतीय में राष्ट्र आय का सबसे पहले आंकलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, इंडिया की जो अर्थशास्त्र है उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो स्थापना की गई थी ये थी 1 अप्रैल 1935 को। किसकी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देश के 14 बड़े कमर्शियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आंध्र प्रदेश। अब भारत का कौन सा राज्य किस चीज़ का सर्वाधिक उत्पादन करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपने ज़रूर पढ़ लेना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की आशंका रहती है। अब यहाँ कहा गया है भौरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भौरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? देखो, मधु भौरा का पर्यायवाची शब्द है, मधुकर भी भौरा का पर्यायवाची शब्द है, भ्रमर भी भौरा का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन जो ये धवोली है ये भौरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखोगे, भाई का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भातृ भाई का पर्यायवाची या भ्राता अनुज ये सब भाई के पर्यायवाची, लेकिन ये आदमी भाई का पर्यायवाची नहीं है। अब हमने यहाँ पर मोर का पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। मोर का पर्यायवाची शब्द आप जानते होंगे, इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नीलकंठ भी मोर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिन्हें भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, बट व हट होता है वे क्या होती है? तो वे स्त्रीलिंग होती है, पुल्लिंग होती है, इकारांत होती है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होती है। तो जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, बट व हट होता है तो वे होती है स्त्रीलिंग। ठीक है, इस चीज़ का आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है वे पुल्लिंग होती है। ठीक है, ये आप इसे शॉर्ट ट्रिक के रूप से भी देख सकते हो। जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है ना वो पुल्लिंग ही होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, धातुओं की जाति बताने वाली संज्ञाओं का प्रयोग होता है। तो धातुओं की जाति बताने वाली संज्ञाओं का प्रयोग होता है, तो ये एक वचन इसका यहाँ पर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब अकारांत के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगा दिया जाता है तो वो बन जाती है क्या? बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि किसी शब्द में अ, ई, य, ए, अयन आदि प्रत्यय जोड़कर संधि कार्य हो तो शब्द के प्रथम स्वर में ई, ए पर क्या बदलाव आता है? तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? उसके स्थान पर हो जाता है ए। तो ये इसका ठीक आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, परिहार में उपसर्ग है कौन सा? ये तो परि, इसका आपका आंसर आता होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब यहाँ कहा गया है आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। अब देखो ये वॉइस का क्वेश्चन है, इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा कि वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा गया है वन हु हैज़ गुड टेस्ट फॉर फूड। अब ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो इसका जो सही आंसर आता है वो आएगा गवर्नमेंट, तो ये इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। अब इसमें क्या होगा? ये है आपके इंडियम एंड फ्रेजेस, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अ प्राइवेट एंड टू सर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये है आपके कंप्लीट द सेंटेंस, दिस इज अ ब्लैंक ऑन हिज कैरेक्टर। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर स्लर आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वी डिड नॉट ब्लैंक द प्रोग्राम टू बी सच अ ह्यूज सक्सेस। तो यहाँ पर एक्सेप्ट आएगा, यहाँ एक्सेप्ट आएगा, एक्सपेक्ट माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर एक्सपेक्ट आएगा, एक्सेप्ट नहीं आएगा, यहाँ एक्सपेक्ट आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस की, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। अब देखो ये क्वेश्चन एक नए प्रकार का क्वेश्चन है, एग्जाम में वैसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, अब वो क्वेश्चन उतने नहीं पूछे जाते जो आपके बेसिक फॉर्मूले से होते हैं, ये थोड़े हटके होते हैं। ये भी नहीं कैसे करते हैं, देखो यहाँ कहा गया है कितने समय में किसी धन में ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% वृद्धि हो जाएगी। मतलब जो आपके पास मान लो 100 रुपये हैं तो कितने वर्षों में उसका 40% बढ़ जाएगा, मतलब ये 140 हो जाएगा। ये हमसे कहा गया है रेट होगा 5%। तो इसे कैसे करेंगे, इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखो जो वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाए, देखो 40% आप यहाँ लिख लो, बटे में लिख लो 5%। अब इसका मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है 40 बटा में 100 और नीचे 5 था। अब इसका जो प्रतिशत है इसके नीचे हम बटे में 100 लिखेंगे, लेकिन इस 100 को हम यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं, है ना, ऊपर लिख सकते हैं। तो इस 100 को हम यहाँ ऊपर लिख लेंगे, तो बस यहाँ देखिए ये आ जाएगा 4000, ये आ जाएगा 500, 2 0 से 2 0 गई तो 8। तो 8 वर्ष में इतनी वृद्धि हो जाएगी मूलधन के 40 पर। छोटे से एकदम बड़ा हो जाए तो उसका मतलब इसमें कुछ गुणा हो रहा है। अब वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कहा गया है, अब यहाँ पर कहा क्या गया है, देखो यहाँ हमने इस मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। तो यहाँ आप देखोगे हमने 1 से 3 बनाना है, तो हमेशा 1 से 3 कैसे बनेगा? या तो देखो हम इसको कर सकते हैं 1 गुणा 3, तो ये 3 बन गया। लेकिन फिर 3 से 8 कैसे बना होगा, ये मुश्किल है। तो यहाँ हमने क्या किया, 1 को गुणा किया 2 से, फिर 1 को जमा किया उसमें, तो 3 बन गया। फिर 3 से 8 कैसे बना, 3 को गुणा किया 2 से, फिर जमा 2 किया, 8 बन गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन होना है। तो इसमें यही सीक्वेंस बैठेगा कि गुणा इसको हम 2 से करेंगे, फिर जमा करते जाएंगे। फिर 8 को हमने 19 कैसे बनाया, 8 को हमने 2 से गुणा किया, 8 दूनी 16, फिर 3 ऐड किया। 19 से हम 42 कैसे हुए, 19 को हमने 2 से गुणा किया, फिर 4 ऐड किया इसमें, है ना। वैसे ही हमने 42 से 89 कैसे हुए, 42 गुणा 2 फिर 5। अब यहाँ 89 गुणा 2 होगा, 2 9 18, 8 दूना 16, 78 को 6 से हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 184। तो 184 यहाँ आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यह है आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। अब इससे क्या होगा आपको मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर कहा है कि एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है और वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। अब जिसने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन नहीं पढ़ा वो इसको ज़रूर पढ़ ले, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग चीज़ मैं क्या बताने वाला हूँ। अलग चीज़ यहाँ पर मैंने आपको वो बताई है, जैसे अगर आपके पास यहाँ पर इस प्रकार से कोण में पूछा जाए कि वो 90 डिग्री मुड़ गया, 180 डिग्री मुड़ गया, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी, है ना। अब सीधे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है और वो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ जाता है। अब देखो उत्तर पश्चिम, सबसे पहले तो डायरेक्शन बना लो, ये हमारी कुछ डायरेक्शन होती है ना। डायरेक्शन सही तरह से ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये हमारी, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये साउथ ईस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ ईस्ट होता है ना। और ये साउथ वेस्ट होता है, ये वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। हिंदी में कहेंगे तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व,
दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अब जो व्यक्ति है वो कहाँ बैठा है, वो किस ओर देख रहा है? अब जो व्यक्ति वो उत्तर पश्चिम की ओर देख रहा है, तो व्यक्ति है उत्तर पश्चिम की ओर देख रहा। अब क्या करता है कि वो 90 डिग्री मुड़ जाता है किस ओर? वो घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि माफ़ कीजिएगा क्लॉकवाइज। घड़ी इस ओर घूमती है तो इस ओर घूमेगा वो व्यक्ति, है ना। अगर एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता तो वो इस ओर घूमता। बस ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो वो घड़ी की दिशा की ओर घूम गया 90 डिग्री। अब हमने 90 डिग्री घुमाना कैसे है? हम क्या यहाँ पर कोण बनाते रहेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता। जो ये एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये होता है 45 डिग्री का। ये होते हैं 45 डिग्री, ये सारे 45 डिग्री के होते हैं और ये टोटल होता है 360 डिग्री का। ठीक है, ये टोटल 360 डिग्री का होता है। तो अब आप यहाँ देखोगे ये हमारे पास आ गया 45 डिग्री और यहाँ से यहाँ 45 डिग्री, तो 90 डिग्री हो गया। तो अब हम यहाँ घूम चुके 90 डिग्री। फिर कहा कि घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूम जाता है। अब घड़ी की विपरीत दिशा, इसका मतलब इस ओर को घूमना है हमने 180 डिग्री। तो ये 45 45 90 90 90 180, तो यहाँ को 180 डिग्री हो गया, है ना। 180 डिग्री घूम गए। अब फिर उसी दिशा में, मतलब कि हमने घड़ी की विपरीत दिशा में ही 90 डिग्री और घूमना है। तो 90 डिग्री और हम घूमेंगे तो यहाँ से 45 45 90, तो यहाँ पर हो चुका। अब हम यहाँ पर है, तो अब हम है कहाँ पर? दक्षिण पूर्व की ओर हम है। तो ये काफ़ी ईजी टॉपिक है। जिसको ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं आता वो डिस्क्रिप्शन पर जाइए, प्लेलिस्ट पर काफ़ी अच्छी वीडियो मैंने बनाई हुई है। एंगल मैंने बताए हुए हैं। एंगल तो इसमें कुछ समझने की बात है नहीं। एक चीज़ यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजिंग है कि जो कि पिछली बार भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। आप मुझे हिंदी में बताओ, माफ़ कीजिएगा इंग्लिश में बताओ कि दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? दक्षिणावर्त और वामावर्त का मीनिंग आपने मुझे बताना है, नहीं तो कल मैं आपको बता दूंगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब पिछली बार एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घड़ी की विपरीत दिशा में शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ था। शब्द इस्तेमाल हुआ था दक्षिणावर्त और वामावर्त। अब मैं आपको देखना चाहूँगा कि आपको ये शब्द आते हैं या नहीं आते हैं, है ना। या फिर आपने सर्च करके इन शब्दों को ज़रूर देख लेना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसलिए मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता लगता है तो कल तो मैं आपको बता ही दूंगा इन शब्दों का मीनिंग, लेकिन खुद से ट्राई करो कोई चीज़ ढूंढने की, जिससे आपको वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। तो दक्षिणावर्त और वामावर्त है नया कॉन्सेप्ट आपके लिए। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के शब्द पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। दक्षिण घड़ी के विपरीत दिशा और घड़ी के समान दिशा के आधार पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इनमें से आप मुझे बताओ कि घड़ी के समान दिशा के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है और घड़ी के विपरीत दिशा के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है शब्द, ठीक है। और आज की वीडियो के लिए आपने ज़रूर वेट करना है, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा पजल का। देखो, जो शॉर्ट ट्रिक होगी वो ऐसी तो नहीं होगी कि आप 2 मिनट में क्वेश्चन करो, क्योंकि पजल की कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो हर पजल के क्वेश्चन में लगती है। वो कौन सी शॉर्ट ट्रिक है, वो तरीका कौन सा है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। बस आपने चैनल पर बने रहना है, वीडियो को लाइक और शेयर आपने ज़रूर कर देना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देखो, कोई गलती होती है तो मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है, ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूँ। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।